चलो तो आज हम बात करेंगे एसिड। ठीक है, नेक्स्ट डालो हेडिंग एसिड। तो बात करते हैं एसिड। एसिड में आपको पता ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे एसिड ग्रुप। तो एसिड ग्रुप कौन सा होता है? बात नहीं। एसिड ग्रुप तो COOH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बेसिकली एसिड कहते हैं। जनरल फॉर्मूला कितना होगा? CnH2nO2, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। जो भी एसिड होंगे उनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 होगा। और अगर इसमें अगर हम बात करें तो n इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं तो n इक्वल टू 1 जब हम लेते हैं तो इसमें क्या फॉर्म बनता है आपको पता ही है कि n इक्वल टू 1 बनेगा। तो ये क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। आप पता ही है, जनरल IUPAC नेम तो हमने पहले ही आपको बता दिए। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 फॉर्मिक एसिड, n इक्वल टू 2 क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एसिटिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से बना हुआ है, पता है आप लोगों को। क्लियर है? ये सब जनरल नेम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फिलहाल आपके पास में ये एसिड है। तो एसिड क्यों होता है? अगर इसके बारे में बात करें तो एसिड क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, OH जो यहाँ पर लगा हुआ है यहां से H+ आयन निकलता है, ये H+ आयन निकलता है। और जब H+ आयन निकलता है तो इस कंडीशंस में ये क्या बनाता है? C डबल बॉन्ड O माइनस बनाता है। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर ये रेजोनेंस बनाता है। बनाता नहीं बनाता है? और रेजोनेंस बनाता है तो इसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी बढ़ना ही उसके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि H आयन दे के वो ज्यादा ही अच्छा स्टेबल हो जाएगा। तो H आयन दे के वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है, इसलिए उसका अच्छा एसिडिक नेचर कहा जाता है। तो एसिडिक नेचर की अगर बात करते हैं तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होता है? अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो जनरली एसिड जो होते हैं उनका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है अल्कोहल से। जानते हो आप लोग, अल्कोहल से ज्यादा होता है। और अल्कोहल से कम कौन सा होता है? ईथर होता है। और ईथर से अगर और नीचे लेके जाओगे तो फिर कौन सा होता है? एल्कीन होता है। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर होता है। तो अच्छा एसिडिक नेचर कौन सा हो गया? तो एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिड ज्यादा अच्छे एसिडिक नेचर शो करते हैं, अल्कोहल, ईथर, इन कंपाउंडों से ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं, जनरल सी बातें हैं, पता होना चाहिए हमको। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो होते हैं, जो भी एसिड्स होते हैं बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट या ऐसे कह सकते हो कि लोअर, एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि लोअर एसिड एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, यानी कि द्विलक रूप में होते हैं, डाइमर फॉर्म, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब डाइमर फॉर्म अगर देखा जाए तो अगर फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड में अगर डाइमर फॉर्म देखा जाए तो आपको पता होगा यहाँ H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ OH हो गया। क्लियर है? और यहाँ पर कार्बन ले लो, यहाँ H हो गया, यहाँ O हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लोअर एसिड जो होते हैं, यानी कि जो छोटे एसिड होते हैं, वो डाइमर, द्विलक रूप में पाए जाते हैं। डाइमर मतलब द्विलक, डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं। और डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं, क्यों डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है? कौन सी बॉन्डिंग होती है? अगर इसकी बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर। क्लियर है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो गया? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते, जल्दी नोट करें। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर देता हूं, अगला पॉइंट,
हाई अगर हम लेते हैं हाई एसिड, लोअर एसिड या हाइयर एसिड, हाइयर अगर एसिड हमारे पास में होता है यानी कि बड़ा एसिड ले लेते हैं, तो हाइयर एसिड लेते हैं, तो हाइयर एसिड जो होता है उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि डाइमर करने की जो टेंडेंसी होती है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके बीच में स्टेरिक इंटरेस्ट लगता है, त्रिविम बाधा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका द्विलक बनाने की टेंडेंसी जो होगी वो कम होती जाएगी, डाइमर बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो लगातार कम होती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो डाइमराइजेशन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि जैसे एक फॉर्मिक एसिड होता है, यानी कि अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, एक बात यहाँ पर फैक्ट होता है कि फॉर्मिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉर्मिक एसिड होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉर्मिक एसिड, तो 2 into मॉलिक्यूलर मास होता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जरा मुझे बता सकते हो? फॉर्मिक एसिड का कार्बन 12, 16 16 दूनी 32, 32 और 12, 32 और 12, 32 और 12 टोटल 46, तो 2 into 46। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर एस्टिक एसिड लेते हैं, डाइमर फॉर्म में रहता है ना, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास लिया जाता है। एस्टिक एसिड ले लो तो एस्टिक एसिड कितना होगा, तो उसके देखो या कितना और जोड़ दे, 14 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 60, 2 into 60। आगे कि नहीं आ गया? इसलिए मॉलिक्यूलर मास आप देखते होगे कि वो डाइमर फॉर्म में जब होता है तो डबल लिया जाता है। तो रीजन क्या है उसका? क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। आ रही है बात समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट समझ में आ गया? तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट दे सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइयर एसिड एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म, ये भी एक पॉइंट है। हाइयर एसिड्स एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म, यानी कि जो बड़े एसिड होते हैं वो पॉलीमर फॉर्म में भी रहते हैं। अब पॉलीमर फॉर्म का मतलब क्या हुआ? डाइमर नहीं होंगे, पॉलीमर होंगे। ऐसे मान के चलो यहां पर एक O ले लिया या OH ले लिया, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये जो मॉलिक्यूल लिया है C डबल बॉन्ड OH मॉलिक्यूल लिया है, तो दूसरा एक और मॉलिक्यूल ले लो, एक और मॉलिक्यूल ले लो, तो वो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसका O, उसका OH। समझ में आ गया? इसी तरीके से इधर ले लो, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर OH और यहाँ डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो गई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो गई, मतलब ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे प्रेजेंट हो जाएगी, तो ये चेन बनती चली जाएगी, लंबी सी चेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, लंबी सी जो चेन होगी उसमें ये प्रेजेंट होगी। तो कुल मिलाकर ये बातें आपको यहाँ पर समझनी है कि आखिर ये करते हैं तो ये होता कैसे है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से उसकी एग्जिस्टेंस, यार एसिड किस तरीके से एग्जिस्ट होते हैं उनके बारे में बात। अब चलो यहीं पर एक और बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होगी उसकी बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास होगा, यानी कि जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी, मालूम है? और इसका मतलब जो लोअर होगा, लोअर कंपाउंड्स तो कैसा होगा, मोर सॉल्युबल होगा, ठीक है, लोअर कंपाउंड कैसा होगा, मोर सॉल्युबल होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? लोअर कंपाउंड जो होता है मोर सॉल्युबल होता है, और उसके रीजन भी क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन। किसमें बात कर रहे हैं सॉल्युबल, किसमें बात करना है, वाटर में। वाटर में अच्छा सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात भी समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी? ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप से होती है। अच्छा, आगे बात करते हैं, चलो बॉइलिंग पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास पे, आया ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है, चेन या ब्रांच, जो भी ब्रांच यहाँ प्रेजेंट होती है उसके। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
तो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जानते हो, इसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। अच्छा, अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी तो मेल्टिंग पॉइंट की बात भी कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है उसको देख लो। मेल्टिंग पॉइंट किसको डिपेंड करता है उसको देख लो। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, सेम एज इट इज, कहीं कोई वेरिएशन नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात है, एक बात और बता दूं कि इवन अगर होगा हमारे पास में उसका मेल्टिंग पॉइंट और से ज्यादा होगा। ये बात मैंने हाइड्रोकार्बन में भी पहले बोली थी। और क्यों ऐसा होता है, किस बेस पर डिपेंड करता है, किस बेड पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पैकिंग पर, कि कितनी अच्छी वहां पर पैकिंग हो रही है। बोलो समझ में आ गया। तो ये एक बातें हैं जो आपको ध्यान वहां पर रखनी होती है। बोलो यहां तक कोई डाउट। ये जनरल सी बातें कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि कैसे यहाँ पर इन चीजों को देखा जाता है। तो चलो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो समावेशिता की तरफ बात करते हैं कि समावेशिता कौन कौन सी होती है। तो आइसोमेरिज्म की बात करें, जनरली यहाँ पर आइसोमेरिज्म कौन कौन सी होगी, चेन हो जाएगी और फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, हाँ या ना। पोजीशन नहीं होगी क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पे इनिशियल प्रायोरिटी वहीं से लेते हैं, तो यहाँ पर चेन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH2 देन COH। तो हमने पूछा कितने आइसोमर बन सकते हैं, कौन कौन से आइसोमर बनेंगे। तो ट्राई करें जरा, छोटा सा एग्जांपल लिया है, बनाइए कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये बन गई। सेकंड क्या होगी बच्चों, CH3 CH CH3 COH, ये सेकंड हो गया, दो हो गए। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, एसिड वाला काम तो खत्म हो गया। अब एसिड का फंक्शनल आइसोमर एस्टर होता है, तो एस्टर बनाओगे तो यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा। क्लियर है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ CH3 एस्टर का ही दूसरा फॉर्मेट बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O या कितना होगा CH2 CH3, अरे हाँ या ना। एक और बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, H ले लो देन C डबल बॉन्ड O देन CH2 CH2 CH3, और एक और बना सकते हैं H देन C डबल बॉन्ड O देन CH या CH3 और देन CH3। बोलो हाँ या ना, बना सकते नहीं बना सकते, इतने आइसोमर बन सकते। सोचा नहीं सोचा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो कौन कौन से आइसोमेरिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस कर दिया। फिलहाल चेन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर फोकस सबसे ज्यादा होता है, चेन और फंक्शनल। तो चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल। पोजीशन आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि काउंटिंग जब भी करोगे तो COH से करोगे, यहीं से करोगे ना काउंटेबल, यहाँ भी 1 से होगा, यहाँ से काउंटिंग करोगे यहाँ से 1 से होगा। तो आप कुछ भी कर लो, एटलीस्ट कार्बन एटम तो वही लेना पड़ेगा। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ तक। तो आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ी बातें बता दी, फिर आगे कुछ बातें और डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगले पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में एसिड का फॉर्मेशन आपको करना है, तो इस साइड में मैं लिख दे रहा हूं एसिड, जिसको अपन बनाएंगे एसिड, और यहां पर हम करेंगे प्रिपरेशन। तो फर्स्ट प्रिपरेशन की बात करें तो एसिड का फॉर्मेशन होना है। अब आप सोच के देखो, सबसे पहली कंडीशन तो ऑक्सीडेशन ही ले लेते हैं, ले सकते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में अब अलग अलग कंडीशन है, कैसे,
आप प्राइमरी अल्कोहल ले लो, बोलो हाँ है ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, याद आया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है, CHO ग्रुप हो गया। कीटोन का ऑक्सीडेशन करना इतना आसान नहीं है, नहीं है, लेकिन कंडीशन अगर ले लो, कंडीशन के साथ अगर यूज करोगे तो ब्रेक हो जाएगी चेन। तो इन सब का ऑक्सीडेशन भी करके अब यहाँ पर रीजन अलग अलग हो जाएंगे, रीजन अलग हो जाएंगे, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3 से पहले एल्डिहाइड फिर देन वो सब आपको पता है। बेसिकली KMnO4, K2Cr2O7 यूज करोगे तो आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो इतनी बारे में मैंने ऑक्सीडेशन के बारे में तो लंबी चौड़ी कहानी आपको बता रखी है, तो मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। नंबर सेकेंड आ जाए, नंबर सेकेंड आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पर 3x ले लेते हैं, 3x देन R, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, समझ गए होगे आप लोग, यहां से भी आप एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, रिएक्शंस जानते ही आप लोग कर लोगे। OH 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 है, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये समझ गए, X हो गया, ये X हो गया, ये X हो गया, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, OH 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 यहाँ पर कर लेंगे और फिर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, पहले तो OH 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 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ यूज कर लो और देन फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लो, तो ऐसे। तीसरी कंडीशन यहाँ पर ले लो, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ले लेते हैं, साइनाइड ले लो, बताइए, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, बोलो हो जाएगा, बनाओ साथ में बनाओ, रिएक्शन कंप्लीट करते जाओ, प्रैक्टिस करो, पेन चलाओ, तभी बात बनेगी। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करो तो यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ H हो गया, ठीक है। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस आप कर सकते, सिंपल है, कर लोगे, बात समझ में आ रही है। चौथी कंडीशन की बात कर रहे हैं, फोर्थ कंडीशन, और आप मुझे बता सकते हैं एसिड की प्रिपरेशन, बताओ जरा, बताओ किसी के पास दिमाग में एसिड की प्रिपरेशन चल रही? नहीं, एसिड डेरिवेटिव याद है, मतलब कौन कौन से, OR, X, NH2, याद आया, ठीक है, OCOR, एसिड डेरिवेटिव, मतलब एस्टर हो गया, एसिडमाइड हो गया, एसिडलाइड हो गया, एनाइड्राइड हो गया, याद करो, बताया था मैंने, अगर मैं इनकी हाइड्रोलिसिस कर लेता हूं, यहां से हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यहाँ H, यहाँ OH, एसिड डेरिवेटिव है, तो 100% ये क्या बनाएंगे, वाटर के साथ बात करोगे तो ये भी एसिड की प्रिपरेशन। समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्लियर आ रहा है, समझ में आ रही बात, तो एसिड की प्रिपरेशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, एक और ले रहा हूं मैं, RMGX, याद आया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर दो, क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ, ये रिएक्शन क्लियर है, रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन अगर हम रिएक्शन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लियर है, RMGX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी, बोलो, ये कोई डाउट यहां तक, और कोई रिएक्शन दिमाग में आ रही है, हाँ, और कोई रिएक्शन दिमाग में आ रही है, नहीं आ रही, बस पक्का, अच्छा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अच्छा और बताओ, बस चलो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, याद आया, बहुत शॉर्ट मेमोरी है तुम लोगों की,
HgSO4, एक बार OH, दो बार OH, फिर तीन बार OH, बताओ क्या होगा? सत्यानाश, या OH, या OH, या H, देन यहां दो H लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो गया, और फिर क्या कर दो, देन फिर ऐसे, देखा एक और तरीका। अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? नहीं है? है, बिल्कुल है। तो कुल मिलाकर, भूल गए हो तुम लोग, मुझे पता है, ओजोनलिसिस, ये भी अच्छा बताया उन्होंने, है ना? है कि नहीं है? तो बहुत से तरीके हैं जिससे कि एसिड की प्रिपरेशन हो सके, और जो भी तरीके हैं वो सब पढ़ा चुके हैं कॉपी में, आपने बढ़िया तरीके छाप लिए, दिमाग में नहीं छापे, समझ गए ना? तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल एसिड की प्रिपरेशन हमने आपको बता दी कि एसिड प्रिपेयर कैसे होता है, कितने तरीके से प्रिपेयर होता है। ओके, आगे बात करते हैं, जल्दी नोट करो, क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट। अब बात करते हैं यहां पर केमिकल रिएक्शंस में कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती है एसिड की। तो आपको एसिड के बारे में बड़ी अच्छी चीज बताता हूं मैं। एसिड में आप ऐसे सोचो, ये डबल बॉन्ड यहां O यहां H ये लगा हुआ है, RCH2 C डबल बॉन्ड O OH। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर देखो क्या चीजें हैं, यहां पर जो रिएक्शन होती है वो 5 टाइप्स होती है, यानी कि एक एसिड जो होता है वो 5 तरीके की रिएक्शनों को शो करता है। देखिए आप, पहला, फर्स्ट, यहां से आप H प्लस निकाल दो, तो एसिड है तो H प्लस तो निकालेगा, इसका मतलब फर्स्ट में H प्लस आयन के द्वारा रिएक्शन हो जाएंगे। सेकेंड, यहां से पूरा निकाल दो OH माइनस आयन के द्वारा, मतलब OH निकाल दो। थर्ड में C डबल बॉन्ड O का यूज कर दो, ये ले लो, मतलब फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। फोर्थ में पूरा का पूरा एसिड ग्रुप, यानी कि ये पूरा एसिड ग्रुप पूरा का पूरा यूज होगा फोर्थ में। 4, और फिफ्थ हो जाएगा अल्फा कार्बन एटम पर अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये वाला, ये भी एक रिएक्शन होती है, यानी कि इसका बोल सकते हैं अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों कुल मिलाकर अगर हम एसिड की बात करें तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, रिएक्टेंट देख के दिमाग में रखना पड़ेगा कि एसिड जो होता है वो कितने तरह की रिएक्शन शो करता है। ऐसा कुछ अल्कोहल में भी देखा था, याद आया कि नहीं है? तो अल्कोहल में भी पहले एक H था, फिर OH था, और फिर वो केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, हालांकि वहां टाइप कम थे, लेकिन यहां की बात करते हैं तो यहां टाइप ज्यादा है। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 5 तरीके की रिएक्शनों को शो करता है, तो चलो एक एक करके रिएक्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 में डिस्कस करेंगे आपके पास जो एसिड है वो एसिड क्या करना चाह रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वो H प्लस आयन निकालना चाह रहा है। तो पॉइंट ये होता है कि जो H प्लस आयन निकालना है तो H प्लस आयन को किस बेस पर बात करेंगे। तो देखो H प्लस आयन को हम Na से निकाल सकते हैं, हम Mg के द्वारा निकाल सकते हैं, किसी मेटल के द्वारा निकाल सकते हैं, हम Ca के द्वारा निकाल सकते हैं मेटल के द्वारा, हम NaH CO3 के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हम NaH या KOH के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं, समझ में आ गई बात? हम RMGX के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं, RMGX रिग्नार्ड एजेंट, यहां पर भी रिएक्शन पॉसिबल होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी रिएक्शंस देखी जाए
तो इतने रिएक्टेंट है जिनके साथ में H+, और भी हो सकते हैं, मेटल कोई भी ले सकते हो, कोई भी बेस ले सकते हो, तो उनके साथ में रिएक्शन शो कर सकता है। एक और ले रहा हूं, वो होता है CH2N2। चलो अब आपको प्रोडक्ट बनाने, जल्दी करो, प्रोडक्ट बनाओ। क्या बनेगा? सभी का इंडिविजुअली प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा RCOONA, बोलो हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहां पर Mg के साथ ले लोगे तो RCOO का होल टू Mg, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बोलो ठीक है। यहां पर RCO का होल टू Ca, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहां पर क्या होगा? RCOO Na प्लस H2CO3, और H2CO3 किस में टूट जाता है? H2O प्लस CO2, क्योंकि अनस्टेबल होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? RCOOK प्लस H2O। यहाँ क्या होगा? एल्केन RH, बोलो होगा कि नहीं होगा? यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा बच्चों, RCOOCH3, RCOHCH3 के साथ जुड़ जाएगा, प्लस N2 गैस निकल जाएगा। तो ये है पूरी कहानी, बनाया था, कंप्लीट कर ली सारी रिएक्शन। कोई डाउट यहां तक? हो गए? चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, टाइप 2। चलो अब टाइप 2 में क्या करना है बच्चों? OH। टाइप 2 में क्या करना है? OH, है ना? तो चलो RC डबल बॉन्ड OH। तो ROH, यानी कि यहां से OH लेना है। तो सबसे पहली बात है अमोनिया ले लो, यहां पर RNS2 ले लो, ROH ले लो, RCOOH भी ले सकते हो, HCl ले लो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? PCl3 ले लो, PCl5 ले सकते हैं, SOCl2 भी ले सकते हैं। कंप्लीट करो बच्चों सारी रिएक्शन फटाफट। चलो, तो एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कर रहे हैं, तो एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कर रहे हैं। देखो आपको बता दो, एसिड की रिएक्शन जब भी अमोनिया से होती है, सबसे पहले कि इंटरमीडिएट जरूर बनता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। RCONH4 बनता है, क्योंकि ये एसिड होता है, ये बेस होता है, तो ये आपस में कंबाइंड तो होंगे, NH4 प्लस। समझ में आ गई बात? और इसके बाद फिर इसको हीट करते हैं, तब आपका RCONH2 बनता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग क्या होता है, डायरेक्टली ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये रिएक्शन करते हैं, यहाँ A लिखा होता है या B लिखा होता है, तो B तो समझ में आता है RCONH2 होता है, A क्या बनेगा इसमें कंफ्यूज जाते हैं, और उनको लगता है A जो है वो RCONH2 है। गलत जवाब है, इसको हीट करते हैं तभी बनता है। इस बात को दिमाग में रखना है, ये है पहला पॉइंट। अब वही कंडीशन यहाँ डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, समझ गए होगे अब आप। यहाँ भी वही कंडीशन होती है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, RCONHR, ठीक है, बनेगा वैसे ही जैसा ऊपर बना। तीसरा अल्कोहल, याद करो स्टेरिफिकेशन बताया था मैंने, इन दोनों की रिएक्शन बताई थी, मैंने कहा था मैकेनिज्म के बेस पर समझना है इसको। यहाँ OH और यहाँ पर H, तो क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? एसिड की बात करें, दो एसिड है तो एक OH निकालेगा और एक H निकालेगा, तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड OR, एनहाइड्राइड। HCl की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? RCOCl बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब बात करते हैं PCl3। याद करो PCl3 के लिए हमने ROH की रिएक्शन की थी। देखो जैसे अल्कोहल की रिएक्शन होती है वैसे एसिड की रिएक्शन होती है, तो यहां पर वही कंडीशन है कि अगर मैंने PCl3 के साथ रिएक्शन करूंगा तो मैं 3 मॉलिक्यूल यहां फिर लूंगा, यहां 3 मॉलिक्यूल लूंगा, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, यहां एक Cl,
यहां एक Cl, यहां एक Cl और P यहां, ठीक है। तो यहाँ 3RCOCl प्लस यहां पर हो गया H3PO। आ गया समझ में? तो इस कंडीशन में यहां पर बनेगा 3RCOCl प्लस H3PO। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? जैसा हमने अल्कोहल के साथ किया था वैसा ही एसिड के साथ भी होगा। क्लियर हो गया? PCl5 के साथ ले लो, क्या होगा? इसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। PCl5 के साथ में क्यों भाई? इसके लिए तो मुझे लगता है कोई दिक्कत है नहीं। यहां तोड़ दो, यहां तोड़ दो, यहां Cl, यहां Cl, यहां PCl, ठीक है। यहां पर जो होगा ये बन जाएगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे बात करते हैं। SOCl2 सिंपल है, क्या बन जाएगा बच्चों? RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर है? तो RCOCl प्लस SO2 प्लस। कोई डाउट यहां तक? पक्का? अच्छा, अब मैं एक रिएक्शन और दे रहा हूं, याद है कि नहीं है? N3H स्मिट, बताया नहीं बताया? स्मिट रिएक्शन, SCHMIDT स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन एक कर्टियस भी बोली थी मैंने, वो RCOCl थी। स्मिट रिएक्शन याद है? एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे N3H और वहां बन रहा था प्राइमरी अमीन। याद है? अरे रिएक्शन याद है? नहीं है। RCH N3H हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड रिएक्शन कर रहा था और रिएक्शन करेगा तो यहां क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O या RNCO, बीच में बनेगा RNCO, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। रीअरेंजमेंट हो रहा था, R खिसक की तरह आ रहा था और फिर हाइड्रोलिसिस हो रही थी। यहां पर हाइड्रोलिसिस, यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होती, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, ये बन रहा था RNS2 प्लस यहां पर बनेगा SCOH, तो क्या बन जाएगा? H2O प्लस CO। दैट इज कॉल्ड द स्मिट रिएक्शन। ये भी रिएक्शन उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो समझ में आ रही रिएक्शन? रिएक्शन समझ में आ रही है? ये कैसे यहां पर रिएक्शंस को फॉलो करेंगे? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? तो हमने ये टाइप 2 के बारे में डिस्कस कर लिया। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज टाइप 3। देखो टाइप 3 में कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं है, यही कह सकते हैं। जो टाइप 3 वर्ड हमने जो लिया है वो बेसिकली हमने रिडक्शन के लिए लिया है। रिडक्शन समझ में आ गया? रिडक्शन। अब रिडक्शन में जैसे LiLH4 का रिडक्शन इसके साथ द्वारा कर दो, NaBH4 कर दो, याद आ रहा होगा? HI प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस कर दो, याद आ गया? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD कर दो, याद आ रहा होगा? किया है ना? क्या बनेगा बताओ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? RCH2OH अल्कोहल बनेगा। NaBH4 के साथ करोगे, वीक है उससे, RCHO बनेगा। अरे याद आ रहा है?
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करोगे तो सीधे सीधे एल्कोहल बन जाएगा। NaBH4 के साथ करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है? HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एल्केन बनेगा और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD एल्कोहल बनेगा। आगे समझ? तो यहां पर जो टाइप 3 है तो कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन। और रिडक्शन तो मैंने बहुत से बताया आपको। बताओ, दिवा बताया था डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बारे में डिस्कस किया। समझ में आ गया नहीं आ गया? रिडक्शन करने के तरीके बहुत से हैं, ये तो आपको पता है। जो चीज नहीं पता है उन पर बात करेंगे। तो ये रहा टाइप 3। और अब बात करते हैं नेक्स्ट इज टाइप 4। टाइप 4 में हम लेंगे COOH ग्रुप। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो COOH ग्रुप यहां पर लिया गया है कि आपके पास का पूरा COOH ग्रुप अगर कहीं पर प्रयोग हो रहा है तो वो कैसे होगा। तो COOH ग्रुप के लिए कुछ यहां पर बातों को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, COOH ग्रुप का पूरा पूरा प्रयोग कहां हो रहा था, थोड़ा सा सोचो। मैंने बताया था अगर मैं कैल्शियम एसीटेट ले लेता हूं, अगर मैं कैल्शियम एसीटेट ले लेता हूं, याद करो मैंने सिखाया हुआ है Ca यहां पर O, C डबल बॉन्ड OCH3, याद आ रहा है? यहां पर भी O, देन C डबल बॉन्ड OCH3, याद आ गया है ना? हीट किया था, याद है? और हीट जब किया था मैंने यहां पर, तो यहां से CaCO3 निकल गया था, याद आ गया होगा? ये निकल गया। जब हीट किया तो CaCO3 निकल गया, तो CaCO3 प्लस यहां पर एसीटोन आ गया, आया ना? क्लियर है? दो मॉलिक्यूल लेंगे, सेम लेंगे तो एक जैसा बनेगा, अलग लेंगे और अलग बनेगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बनते जाएंगे। इतना आपको पता ही है। इसी वजह से मैंने MnO के लिए भी बोला था, याद करो। MnO फॉर्मिक एसिड के लिए बोला था या एसिटिक एसिड के लिए बोला था, याद आ गया होगा? COH MnO के साथ में हीट कर रहे थे, सब भूल जाते हो तुम लोग यार। याद आया था? क्या निकल जाता है? CO2 और वाटर, बताया था यहां पर, ये निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, याद आया कि नहीं है? एसीटोन बन जाएगा, याद आया कि नहीं है? CO2 प्लस। तो सब कुछ COH ग्रुप का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? COH ग्रुप का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे मान के चलते हैं कि जितना भी डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हमने बोला है उसमें सब जगह पर ये रिएक्शनें आएंगी। डिकार्बोक्सिलेशन, अब जैसे डिकार्बोक्सिलेशन बोल दिया तो आपके दिमाग में फिर एक बात आ गई होगी, तीसरी रिएक्शन CH3COONA, याद आया? प्लस NaOH, याद आ गया होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया? CaO, याद आ गया? और यहां पर जो अपन ने रिएक्शन की थी क्या निकाल दिया था? पूरा का पूरा ये पोर्शन निकाल दिया। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा यहां पर? CH4 बन जाएगा प्लस यहां पर क्या बन जाएगा? Na2CO3। बोलो बच्चों, क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक? या इसी में एक और भी थी, जब इसी की बात करते हैं तो याद करो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी तो था कि नहीं था? तो यहां पर हम क्या करते? RCOONA, याद आया? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम लोग क्या बना रहे थे? यहाँ पर R एंड ये पूरा पोर्शन जो होगा वो निकल जा रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। याद करो मैकेनिज्म बताई थी मैंने। तो लास्ट में जाकर अपन क्या बना रहे थे? एल्केन। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर डिकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा होगा उस कंडीशन पर ये हमारा जो टाइप 4 है ये काम करता है। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है किसी? चलो इसी पे मैं कुछ एक दो बातें और समझा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट, ये भी सीख लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। हीटिंग इफेक्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर, मतलब आपके पास में अगर एसिड है और हीट कर दिया गया तो पूछा गया है कि बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो सुनो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर डिस्कस करता हूं। क्या कहा? अगर एक कार्बन एटम पर, क्लियर, एक कार्बन एटम पर दो एसिड ग्रुप, दो COH ग्रुप हो, तब हीट करने पर क्या होगा बच्चों? हीट करने पर एक CO2 निकलता है, एक CO2 निकलता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? एक CO2 निकलता है, यह है कहानी। हीट करने पर एक CO2 निकलता है। ये पॉसिबल तभी होगा जब एक ही कार्बन एटम पर दो एसिड ग्रुप होंगे, यानी कि कहानी कुछ इस टाइप की होगी। ये हमारे पास में यहां पर COH है, यहां COH है। समझ में आ गया? ये कंडीशन, एक ही कार्बन एटम पर हीट कर दो आप, और हीट करोगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना तय है, निकल जाएगा। एक कार्बन एटम जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो निकल जाएगा, यानी कि इसका मतलब यहां पर H, यहां। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? एक कार्बन एटम, कोई दिक्कत यहां तक? सिंपल है। एक कार्बन एटम पर आपने हीट कर दिया, मतलब एक कार्बन एटम पर दो एसिड है, हीट कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 COH, CH3 COH, दूसरा दो एग्जांपल दे दिए। बताओ हीट करेंगे क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3 COH हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? और इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये निकल जाएगा। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल, सिंपल है। क्लियर? दोनों कंडीशन पर ये फॉलो होता है। रिएक्शन देखते ही पहचान जाना, हीट कर रहे हैं तुरंत पहचान लेना कैसा कुछ होने वाला है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। यदि अगले कॉन्सेप्ट में क्या, यदि अगल बगल नहीं, मैं इसी में लिखूंगा, में COH हो, ग्रुप हो, तब H2O निकलता है। इससे फील आता है, इससे फील आता है, H2O निकलता है।
यानी अगल बगल वाले कार्ब एटम पर अगर एसिड हो, जैसे या CH2COH, या CH2COH, हीट कर दो, कर दिया हीट। अब तुम्हें क्या निकालना है? वाटर निकालना है। वाटर कैसे निकालना है वो देख लो, यहां से H निकालना है, यहां से OH निकालना है, तो एनहाइड्रेट बनेगा। अब देखो बन जाएगा एनहाइड्रेट, यहां CH2, यहां CH2, देन C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा एनहाइड्रेट बनेगा। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हीट करो, यहां से H, यहां से OH, बनाओ, क्या हो जाएगा? ठीक है, हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां CH2 हो जाएगा, यहां CH2 हो जाएगा, देन C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, देन यहां CH2 हो जाएगा, देन C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, देन O हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज तो हमें पता है कि यार 6 मेंबर रिंग से ज्यादा बनते ही नहीं है। अगर एक और कार्ब एटम उठा ले तो फिर क्या होगा? ये भी समझने वाली बात है, ये भी समझने वाली बात है। और अगर ऐसा हो जाए बच्चों, तो यहां से वाटर भी निकलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, तो एक वाटर भी निकलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो पहले तो वाटर निकालो और फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालो। तो वाटर निकल गया, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो किसी एक तरफ से, कहीं से निकाल दो तो, और फिर जोड़ दो। अब समझ रहे हो ना? तो कहानी कुछ अलग ही जा रही है। या CH2, देन C डबल बॉन्ड हो, तो 5 और 1 6, 3 और 3 6। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। क्लियर हो गया? चलो, अब इसमें एक पॉइंट और ले रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन ही ले रहा हूं। अच्छा, मैंने सब कुछ सीख लिया। क्या सीख लिया? एक कार्ब एटम पर 2 एसिड सीख लिए, अगल बगल वाले कार्ब एटम पर एसिड सीख लिए, लेकिन अगर ये कंडीशन हो गई तो क्या होगा? ये भी तो एक बात है। ऑक्जेलिक एसिड, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? तो इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या बोला मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, तो यहां निकलेगा CO2 प्लस फॉर्मिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हीटिंग का। यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड निकालना है जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करें, हीट करें। और एक बात मैं और बता दूं, अगर मैं इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करूंगा तो क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ लेके जाता हूं तो बच्चों यहां CO बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्जेलिक एसिड में 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो या फिर अगर कंसंट्रेट H2SO4 लोगे तो CO, CO2, H2O। भैया H2SO4 ले रहे हो तो वाटर तो निकलना ही निकलना है ना, डिहाइड्रेशन करता है। अरे हाँ या ना? कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन करता है ही नहीं करता है? तो डिहाइड्रेशन करेगा तो ये कंडीशन होगी, वाटर CO H2। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई है? ऑक्जेलिक एसिड में इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा चलो, चलते चलते एक और बात भी दिमाग में आ गई। देखो, अगर फॉर्मिक एसिड ले ले, इसको हीट करें तो क्या होगा? CO प्लस H2, CO2 प्लस H2।
हीट कर रहे CO प्लस CO2 प्लस H2, और अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर रहा हूं, अब आया समझ में, कंसंट्रेट के साथ H2O प्लस CO, ये लो, ये देख, आ गया समझ में। तो यहां CO2 प्लस H2 बनेगा और कंसंट्रेट H2SO4 H2O प्लस CO बनेगा। ये कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, वाटर निकाल, ठीक है। और एक और चलो, अगर मैं एसिटिक एसिड ले लूं, कंसंट्रेट H2SO4 ले लूं, तो डिहाइड्रेशन करेगा, पानी निकालेगा, OH यहां से निकाल लो, H यहां से निकालो, डबल बॉन्ड, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके साथ कंसंट्रेट H2SO4 यूज करोगे तो ये वीक एसिड है और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों आपस में बन जाएंगे CH3COOH2 प्लस HSO4 माइनस, एडिशन, एक एसिड और बेस, क्योंकि वीक एसिड है तो कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह, वीक एसिड है कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह, दोनों जुड़ जाएंगे। अब समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हुआ, आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में। तो कहां पर ये, तो कंसंट्रेट H2SO4 से हम पहचान सकते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का अंतर। कंसंट्रेट H2SO4 से ये बात दिमाग में रख सकते हो कि हम हीट करने के बाद हम पहचान लेंगे कि फॉर्मिक एसिड है कि एसिटिक एसिड है। कोई डाउट यहां तक, पक्का? ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और भी बातें हैं, बातें ही बातें हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगर COH ग्रुप के, ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। अगर COH ग्रुप में के साथ बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड या और C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल या C डबल बॉन्ड C हो, तब CO2 निकलता है। गई होगी कहीं पर किसी के, आपने C डबल बॉन्ड O लगाया, या CH2 लगाया, या COH लगाया, बेटा देखो प्रिंसिपल के बगल वाला ये कार्ब एटम अल्फा और इसके बगल वाला कार्ब एटम बीटा, ध्यान रखना है, बीटा पर ही होगी बात, गामा वामा पे नहीं होना है, बीटा पे ही होना है। प्रिंसिपल कार्ब एटम कौन सा लेंगे, जस्ट बगल वाला, उसके बगल वाला C डबल बॉन्ड हो, और अब इसको हीट कर दो, इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएगी। तो इस कंडीशन पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये है इंपॉर्टेंट बात, और क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट पे आ ही जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन दिया जाता है, हीट करो, तो ये ध्यान रखना होता है। आ रही बात समझ में? या फिर एक काम हो जाए, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, ये देखो। तो नेक्स्ट यहां पर देखो, यहां पर कंडीशन है हमारे पास में CH डबल बॉन्ड CH देन COH। एक थोड़ा सा यहां पर एक कंफ्यूजन मत रखो, यहां पर यहां लिखा है बीटा कार्बन एटम पर C डबल बॉन्ड हो, मेरी बात समझो, और इसके लिए जो होगा वो अल्फा बीटा होगा, समझो मेरी बात, मतलब यहां के लिए C डबल बॉन्ड O के लिए बीटा, और यहां के लिए डबल बॉन्ड अल्फा बीटा, मतलब ये अल्फा और ये बीटा।
समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? मतलब वहां बीटा नहीं है, वहां अल्फा बीटा। कॉन्जुगेशन देखो ऐसा क्यों हो रहा है, रेजोनेंस होगा ना यहाँ पे। क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने कहा कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलेगा भाई? रेजोनेंस होगा इसलिए निकलेगा। तो इस कंडीशन पर डबल बॉन्ड आ गया समझ में? यानी कि दो बातें ध्यान रखनी है कि बीटा कार्ब एटम पर अगर C डबल बॉन्ड O हो, बीटा कार्ब एटम पर अगर C डबल बॉन्ड O हो, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो, तो उस कंडीशन पे हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहां पर, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो यहां CH3 लिया, यहां CH ले लिया, यहां OH ले लिया, या CH2 ले लिया, या COH ले लिया और हीट कर दिया। यहां पर A बना और फिर हीट कर दिया, यहां B बना। यहां पर भले ही मैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ले लूं और फिर हीट कर दिया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब यानी कि इसका मतलब है कंसंट्रेट H2SO4 ले लो, या फिर डायरेक्टली हीट करके भी ये काम किया जा सकता है कि यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस फॉलो करेगा, स्टेबल बनाएगा, तो यहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH देन COH, और फिर कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाएगा? हीट वाला आ जाएगा, और हीट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये पूरा निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बन के आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। आया समझ में? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो हीटिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि कैसे इसको हीट किया गया? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट यहां तक? तो हीटिंग समझ में आया। तो फाइनली प्रोडक्ट पूछा गया कि पता कौन सा होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां COH, यहां COH, और यहां पर COH, यहां पर COH, और इसको हीट करके पूछा गया बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। सोच के देखो समझ में आ जाएगा, सोच के देखो समझ में आ जाएगा। इंटीजर में ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ CO2 कितने निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकलेंगे। तो आप सोचो, पहले एक ही कार्ब एटम पर था, मेरी बात समझो, पहले एक ही कार्ब एटम पर था, तो पहले एक CO2 निकालो। इसका मतलब पहली कंडीशन में क्या बनेगा? पहली कंडीशन में क्या बनेगा? यहां COH, यहां COH, और फिर उसको हीट कर दो। तो आप देखो यहां पर बीटा कार्ब एटम पर है ना भाई, ये प्रिंसिपल हो गई, ये अल्फा और ये बीटा, तो फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, फाइनली ये बनेगा। तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलने हैं? अब आया समझ में? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्टली वो कैसे निकलेगा, ये बात यहां पर मैंने बता दी। चलो कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। देखो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एग्जांपल मैंने यहां पर हाइड्रोक्सी एसिड रखे हैं, मतलब OH भी है और COH भी है। अब ये दो मॉलिक्यूल लिए हैं यहां पे। अब मैं आपको बताऊं, जब ये दो मॉलिक्यूल, एक ही कार्ब एटम COH और OH होता है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। दो मॉलिक्यूल डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे देख लो आप, यहां आयर हो गया, या ऐसे कर लो, COH यहां रख दो, OH यहां रख दो। अब एक COH यहां रख दो, यहां CH कर दो, यहां R कर दो, यहां OH कर दो, और अब क्या करो, यहां समझ गए होगे, यहां से OH H निकाल दो, और यहां से OH और यहां से H। क्लियर है बात? नहीं बिल्कुल भी। CHR C डबल बॉन्ड O, यहां O, यहां पर O, देन C डबल बॉन्ड O, और देन CHR। ठीक है,
दोनों साइक्लिक बना देंगे, इसको बोलते हैं लैक्टाइड। लैक्टाइड, दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे, इसको लैक्टाइड बोलते हैं। OH नहीं, पूरी रिएक्शन बताइए मैंने, स्टेरिफिकेशन बताया, अल्कोहल और उसमें अल्कोहल से हमेशा H निकलेगा, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करोगे, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करोगे तो एसिड से OH, और बेटा बता दिया तो बता दिया। चलो नेक्स्ट, अगला, अगर आपके पास में, सुनिएगा मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं, या अल्फा या बीटा हाइड्रोक्सी है, देखो पहले कार्ब एटम पर दोनों पे लगे हुए थे, अगर ये कंडीशन है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी है तो यहां पर डिहाइड्रेशन होगा बच्चों, हीट करोगे, मैंने अभी बताया तुम लोगों को, यहां CH डबल बॉन्ड CH देन COH ये बनेगा, और फर्दर हीट करोगे तब जाकर वो कंडीशन होगी। अब समझ में आया, फर्दर हीट करोगे तो ये कंडीशन होगी। ये क्लियर हो गया? अरे समझ में आया कि नहीं? तीसरी वाली कंडीशन में क्या होता है, देखो अब यहां पर क्या है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, या क्या हो गया, गामा हो गया, तो बेटा अब ये दोनों आपस में साइक्लिक बनाएंगे, यानी यहां से OH और यहां से H, तीनों कंडीशन अलग है, समझ रहे नहीं है? पहली कंडीशन अलग है, दूसरी कंडीशन अलग है, तीसरी कंडीशन अलग है, तीसरे में दूसरे में अनसैचुरेटेड बन रहा है, और तीसरे में क्या कंडीशन होगी, यहां CH2 हो गया, यहां CH2 हो गया, देन C डबल बॉन्ड O हो गया, देन O हो गया, ये बन गया, लैक्टोन बोलते हैं। और चौथी वाली कंडीशन भी सेम है, यहां से OH और यहां से H, बना लो आप, बनाओ अपने आप बनाओ। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन, ये चारों कंडीशन अलग है। तो कब डबल बॉन्ड बनेगा वो बताया मैंने, कब डबल बॉन्ड बनेगा वो बता दिया, क्लियर हो रहा है? तो समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको ध्यान रखिए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप 5 में, लास्ट टाइप 5, और वहां पर यूज करते हैं आपके पास में ये वाला हाइड्रोजन, क्लियर है, या C डबल बॉन्ड OH, और ये जो H है ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और इसके लिए हम लोग यहां पर एक रिएक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हाल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। याद आ गया? ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बताई है। तो HVZ, तो क्या रिएक्शन है समझ लो, यहां पे बता चुका हूं मैं आपको, CH3COH, मैंने बोला था Cl2 ले लो या फिर Br2 ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस P4 भी लिखा होता है कहीं पर, याद आया कि नहीं है? तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां पर CH2 Br ले लो, देन COH, फर्दर रिएक्शन कर सकते हो और फर्दर रिएक्शन कर सकते हो, जब तक H है तब तक वो रिएक्शन किया जा सकता है। और मैंने कहा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये HVZ रिएक्शन होती है। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी? तो ये आपका यहां पर एसिड जो हो गया फिनिश हो गया। नेक्स्ट में बात करेंगे एसिड डेरिवेटिव।